हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बिल्डिंग विस्पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अगर आप रिनोवेशन करने वाले हैं बीइंग अ क्लाइंट, या फिर आप एक इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं जो रिनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है हम उस बारे में बात करने वाले हैं। अब रिनोवेशन किस टाइप का हो सकता है, मोस्टली अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ये 3 भाग में बोल सकते हैं। एक रिनोवेशन जो कि हम अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए कराते हैं, मोस्टली छोटा मोटा चेंजेस और एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंड होता है कि हम पूरी की पूरी एक जनरेशन को नया पार्ट देने वाले हैं सेम घर में, तो वो एक रिनोवेशन होता है। मोस्टली उसमें एक फ्लोर में अगर पहले से पेरेंट्स रह रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए एक और फ्लोर बना रहे हैं या फिर एक्सटेंड कर रहे हैं। थर्ड टाइप का रिनोवेशन हो सकता है कि आपने कोई घर खरीदा हुआ था और उसमें शिफ्ट होने के पहले उसको पूरा का पूरा चेंज करा रहे हैं। तो अगर इन तीनों क्राइटेरिया में से कुछ भी आप कराने वाले हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट को डिले, कॉस्ट को कैसे कट शॉर्ट कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें पे हम एक वर्किंग करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। तो जमे रहिए और पहले लाइक शेयर कर दीजिए। नंबर 1 की बात करें तो पहले ये समझते हैं कि आपका रिनोवेशन किस टाइप का है। इट कैन बी पार्शियल वर्किंग और फुल्ली रीवर्किंग। पार्शियल का मतलब कि आपके कुछ थोड़े बहुत स्पेसेस शिफ्ट हो रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग एक्सटेंड हो रहा है, न्यू बन रहा है। फुल रीवर्किंग मतलब कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो पूरा हम नील करके प्लान आउट कर रहे हैं कि न्यू तरीके से आपका प्लान बनाएं। तो ये दो क्राइटेरिया हो सकते हैं रिनोवेशन करने की। दोनों में वर्किंग का तरीका टोटली अलग है। एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो पार्शियल रिवर्किंग में आपका क्या होगा कि कुछ पार्ट आपका डिमोलिश होगा और कुछ पार्ट न्यू भी बनेगा प्लस एक्सटेंड होगा। बट आपका जो फुल रिवर्किंग हो रही है उसमें बेस्ट तरीका ये है कि आपका फ्रेम अगर स्ट्रक्चर है तो पूरा आप ज़ीरो कर दें, क्या चीज़ को, ब्रिक वर्क को, एंड देन री ब्रिक वर्क होगा पूरा नए तरीके से और नए स्टाइल से। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आता है स्ट्रक्चर का डिमोलिशन कॉस्ट वर्सेज रीबिल्डिंग। मतलब अगर पूरा स्ट्रक्चर हम डिमोलिश करके नया बनाएं तो इट इज़ सजेस्टेड, अगर आपका आर्किटेक्ट जो है वो सेम फ्रेम के साथ, कौन से फ्रेम, स्ट्रक्चरल फ्रेम के साथ सेम प्लानिंग को अगर मॉडिफाई करके पूरा रिवर्किंग कर पा रहा है तो वो सबसे बेस्ट होता है, किफ़ायती होता है, ऑप्टिमाइज्ड होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि आपका जो सबसे मेजर कॉस्ट आता है सिविल पार्ट में वो आता है स्ट्रक्चर का स्लैब कास्ट करने में। तो अगर आपका आर्किटेक्ट स्लैब होल्ड करके दे रहा है तो आप 60-70% कॉस्ट वहीं पे बचा ले रहे हैं। ऑन एडिशन टू डेट जो थोड़ी बहुत ब्रिक वर्क चेंज हो रही है या फिर पूरी ब्रिक वर्क तोड़ के भी अगर रीब्रिक वर्क हो रहा है तो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप एक जनरल कैलकुलेशन देखेंगे, अगर आपका कोई एक सिविल पार्ट है वो 1 CR में रेडी होता नया, और वही आप अगर 30-40 लैक्स में रीवर्किंग करके, अब रीवर्किंग में क्या क्या हो सकता है, कुछ पार्ट MS में करना, कुछ पार्ट कंपोजिट में करना, कुछ पार्ट ऑफ कॉलम्स को रिमूव करके शिफ्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो आपका 30%-40% कॉस्ट में ये चीज़ करके दे रहा है तो इट इज़ बेटर टू वर्क विथ सेम स्ट्रक्चर। नंबर 3 की बात करें तो आता है आपका स्ट्रक्चर का टेस्टिंग। कौन सा? NDT, डेट मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी करा सकते हैं बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बेटर ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ जब आप रिनोवेशन का वर्किंग कर रहे हैं। अब मेन एम क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का, कि स्ट्रक्चर का सर्वे कराना। सर्वे किस चीज़ का? कि कंक्रीट का ग्रेड आज के डेट में क्या है, आपका जो स्टील का लोकेशन है वो सही जगह पे है कि नहीं है, आपकी जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो किस तरीके की है, वर्कमैनशिप कैसी हुई थी, वो सारी चीज़ें आप NDT टेस्टिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे कई लोग अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ये मेरे को जो ये हैंड पुल हुआ था तो डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने छू के देखा और पता लगा लिया कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ इशू है बिकॉज ऑफ हीज एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया कि हाँ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बट आप बोलोगे तो एक एक्सरे करा लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो जब उनका फर्स्ट रिएक्शन था कि जब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है तो उनका ये सजेशन था कि आप ये टैबलेट ले लो,
एक हफ्ते बाद फिर आना, फिर देखेंगे, हो सकता है मैं फिर से आपको कुछ टैबलेट लिख के दूँ एंड इट विल गो फॉर 2 और 3 वीक्स। बट मैंने फर्स्ट डे पे अगर उनको बोल दिया कि आप एक्सरे कर लीजिए, तो उनके पास प्रॉपर डाटा था, उन्होंने एग्जैक्ट बता दिया कि ये सेल्फ हीलिंग से ठीक होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने ये बता दिया कि गोली सिर्फ 4 या 5 ही दिन लेनी है, उसके बाद आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और आफ्टर डेट आपको सिर्फ हाथ को होल्ड करके रखना है, काम करने से बचाना है, तो आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। आप ये हर फील्ड में ये चीज़ सेम फंडा वर्क करता है। अगर आप टेस्टिंग कर लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट डाटा पता चल जाता है, और आप अननेसेसरी के एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने बताया कि आप मेडिसिन ले लेते 3 हफ्ते तक, तो वो सारे एक्स वाई बहुत सारे एक्सपेंसेस आप नहीं करते, आप फर्स्ट डे से वेरी क्लियर हो जाते हैं। नंबर 4 की अगर बात करें तो आता है वर्कमैनशिप। आप देखेंगे कि जब भी आप रिनोवेशन का काम करवा रहे हैं तो बहुत सारी वॉल्स ब्रेक डाउन होती हैं, कुछ वॉल्स रिटेन करते हैं, तो देयर विल बी ऑलवेज अ चांस कि आपका ओल्ड वॉल और न्यू वॉल का जॉइंट आए। तो बहुत सारी जगह पे जब ये आता है तो मिस्त्री उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करता है और आपके वहाँ पे हेयर क्रैक जनरेट हो जाते हैं। तो हर एक जॉइंट के लिए, चाहे वो ब्रिक टू ब्रिक का ओल्ड न्यू जॉइंट हो, चाहे वो कंक्रीट का ओल्ड और न्यू जॉइंट हो, सबके लिए एक केमिकल अवेलेबल है मार्केट में, सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। मोस्टली फेमस जो जनरली सुनते आते हैं तो डॉक्टर फिक्सिट ज़्यादा चलता है, तो उसमें आप देखेंगे यूआरपी ज़्यादातर हम ओल्ड और न्यू सरफेस के बीच में लगाते हैं। सेम गोज विथ कोई भी ब्रांड ले लीजिए, सीका लीजिए, एमवाईके ले लीजिए, स्टार ले लीजिए, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सब में आपको ये चीज़ मिलेगी। आप मिस्त्री को प्रॉपर बताइए कि भैया ओल्ड और न्यू जॉइंट्स में हमको प्रॉपर ट्रीट करना है, अदरवाइज आप जितना भी रिनोवेशन कराएंगे, जितने भी आप गैप फिल करेंगे, सब जगह क्रैक आने वाला है, आप उसको बाद में रोक नहीं सकते। एक ही ऑप्शन बचेगा, आप वहाँ पे पैनलिंग कर लो। नंबर 5 की बात करें तो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट। आप ये कई बार आपने रील में भी देखा होगा, सब जगह देखा होगा कि हर कोई बोलता है कि आप घर बना बनाया भी खरीद रहे हैं तो भी आप ब्लूप्रिंट लें। किस चीज़ का? हर चीज़ का लें। आप आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, एमईपी, सब चीज़ों का एक सेट बना के आप लें, क्योंकि आज भले ये काम ना आए, आपको जब भी रिनोवेशन करेंगे या 5 साल 10 साल बाद आपको कुछ छोटा मोटा भी मॉडिफिकेशन काम कराना हो, तो आपको ये रेफरेंस ड्राइंग्स लगती ही हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लें, एमईपी, डेट मीन्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। जो एमईपी की ड्राइंग्स होती है उसमें सपोज आपके पास इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग नहीं है और आपको फ्यूचर में जाके कोई एक पर्टिकुलर बाथरूम को शिफ्ट करना है या एक बाथरूम के बाजू में दूसरा बाथरूम बनाना है, तो होगा क्या, जब भी आपका कोई नया प्लम्बर आएगा तो वो बोलेगा कि भैया ये जो पुराना आपके पास ड्राइंग है क्या? अगर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, पूरी टंकी से एक नया पाइपलाइन खींच के लाऊंगा और एक नए तरीके से उसको नल प्रोवाइड करूँगा या फिर सप्लाई प्रोवाइड करूँगा। सो वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि पुराने पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए और आपके बाकी जो वर्किंग 6-8 बाथरूम है उसमें कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो अगर आपके पास प्रॉपर डाटा होता, ब्लूप्रिंट होता, तो आप ये नहीं करना पड़ता। जो 1-1.5 लाख रुपए का आप एक्स्ट्रा उनको पाइप्स खरीद के फिटिंग्स ला के दे रहे हैं, वो आपकी पूरी की पूरी कॉस्टिंग बच जाती अगर आपने प्रॉपर ड्राइंग्स बनवाई होती या फिर मांगी होती। सो इट इज़ नेसेसरी, आप जब भी रिनोवेशन का काम करें तो ये चीज़ का ध्यान बहुत। नंबर 6 की अगर बात करें तो आता है सर्विसेज। आपके बिल्डिंग में बहुत सारी एग्जिस्टिंग सर्विसेज होंगी जिसको आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे लें संकन। मोस्टली क्या होता है कि अगर रिनोवेशन है या फिर एक फ्लोर एक्सटेंड कर रहे हैं तो टेरेस फ्लोर पे तो हमने संकन पहले प्रोवाइड किया नहीं है, तो आपको ये वहाँ पे अवेयर रहना ज़रूरी है कि बिना संकन के भी वर्किंग होती है। आप डायरेक्ट स्लैब से नीचे फ्लेक्सी पाइप्स या उनकी फिटिंग्स आती हैं उसके थ्रू डायरेक्ट वर्किंग कर सकते हैं। सेम गोज विद अदर सर्विसेज ऑल्सो, सिर्फ प्लम्बिंग ही नहीं, और भी अगर कोई सपोज एसी की पाइपलाइन की फिटिंग है, ठीक है, या फिर आपका कूलिंग का डक्टिंग का फिटिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बिना संकन के भी हो सकती हैं। प्लस आपका जो बीम का डेप्थ है, अगर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्रॉपर अवेलेबल है तो उसके हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान करें ताकि आपको क्लियर हाइट में दिक्कत ना जाए। फ्यूचर में अगर सर्विसेज में कुछ फॉल्ट आ रहा है तो उसको रिपेयर करना है तो उसमें दिक्कत ना जाए, जस्ट बिकॉज आपका संकन नहीं दिया हुआ है, आपने नीचे से वर्किंग की हुई है फिटिंग्स के थ्रू, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू मेंटेन। आपके बिल्डिंग में अगर कोई भी लीकेज इशू है तो आप डायरेक्ट फॉल सीलिंग खोल के
बिना संक किए स्लैब के बॉटम से आप उसको वहाँ फिटिंग्स पे ठीक कर सकते हैं और आप उसको वापस क्लोज कर सकते हैं। तो इट बिकम्स वेरी इजी अगर आपके पास ये सारी ड्राइंग्स होती हैं और आप अवेयर होते हैं कि बिना संकन के या बिना जो सर्विसेज एक्चुअल में होनी चाहिए उसके अल्टरनेटिव क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 की बात करें तो आता है वाटर प्रूफिंग। आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिल्डिंग के प्लान में अगर कोई भी चेंज हो रहा है, लेटस से आपका कोई पहले एक बेडरूम था, अब वो न्यू प्लान में वहाँ बालकनी बन जा रहा है, तो आपका पहले बेडरूम था, वहाँ पे टाइल्स लगी थी, कौन सी टाइल्स लगी थी, हो सकता है 20 साल पहले जैसे सिरेमिक टाइल्स होती थी बिना विट्रीफाइड वाली, तो उसमें वो वाटर एब्जॉर्ब करती थी। तो वो सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले आपको टाइल्स को प्रॉपर निकलवाना है, सरफेस को क्लीन डाउन करना है। क्लीन डाउन करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से कोई भी मेथड से आप वाटर प्रूफिंग करवा लीजिए। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बाद में बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि लीकेज का चांसेस बढ़ जाता है। नंबर 8 की बात करें तो आता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ वर्किंग कैसी करनी है। तो दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट हो सकता है कि आप परसेंट बेसिस पे काम करें। परसेंट मतलब कैसा, कॉन्ट्रैक्टर डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे कुछ वर्कर्स भेजेगा और वो डेली धीरे धीरे करके काम करेंगे और उनका कुछ परसेंट आपको 15 से 20% कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा। तो दिस इज़ वेरी ओल्ड स्टाइल मेथड और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। बेटर वर्किंग ये है कि आप आर्किटेक्ट से प्लान फ्रीज कराएं, फ्रीज कराने के बाद मार्किंग करवाएं कि डिमोलिशन प्लान बनवा लें कि एग्जैक्ट हमारा क्या पार्ट डिमोलिश होने वाला है और क्या पार्ट रिटेन होने वाला है। देन डिमोलिश होने वाला जो पार्ट है उसकी प्रॉपर एक आप टर्नकी बेसिस पे एक आप कोटेशन ले लें और उसका वर्किंग कराएं। सेम गोज विद जो न्यू प्लान है, मतलब कि डिमोलिशन के बाद आपका जितना पार्ट आपको सिविल पार्ट करवाना है उसका भी टर्नकी बेसिस पे एक वर्किंग करा लें। इससे क्या होता है कि एक बहुत ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन हो जाता है और आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होता, प्लस फिक्स्ड अमाउंट में आप वर्किंग करके निकल जाते हैं। नंबर 9 की बात करूं तो आता है विजुअल एंड हिडन कॉस्ट। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय जो कि शुरू में नहीं दिखते हैं, बट 5 से 10% कॉस्टिंग लेते हैं उसको खत्म करने के समय। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई कूलर का डक्टिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आया हुआ था, अब रिनोवेशन के बाद वो फर्नीचर का ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया। अब वो ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद हमको डक्टिंग को थोड़ा घुमाना है, तो आप वो प्रॉपर घुमा लीजिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आप घुमा लेंगे तो वो सर्विसेबल रहेगा, आप उसको प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि 3-4% कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है। आपका फर्नीचर का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है तो आपका स्विच भी कहीं पे शिफ्ट होगा, तो स्विच भी शिफ्ट होने का जो कॉस्टिंग है, तो ऐसे छोटे छोटे कॉस्टिंग करते हुए एक थोड़ा बड़ा अमाउंट बन जाता है जो कि प्रोजेक्ट का 5 से 10% के बीच में रहता है। तो इट इज़ नेसेसरी एंड इट इज़ सजेस्टेड कि आप वेरी फर्स्ट डे से इसको भी इनकॉर्पोरेट करके चलें, क्योंकि इनिशियली ये दिखता नहीं है बट बाद में ये एक नया कॉस्ट बन के निकल आ जाता है। नंबर 10 की अगर बात करें तो आता है फ्रिक्शन, मतलब कि तनाव किसके बीच में, क्लाइंट, वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स। तो ये सबको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा चीज़ पॉसिबिलिटी होती है कि ये ऐसा हो। तो ये मैं थोड़ा सा 3-4 पॉइंट पे बाइफरकेट करना चाह रहा हूँ। इन सब को बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर कर लें और उनके थ्रू वर्किंग कराएं, तो आपकी चीज़ें लाइनअप में होंगी, एक पर्टिकुलर शेड्यूल में चलेंगी और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप्स ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे। ये कैसे होगा? नंबर 1 की अगर बात करूं तो आता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। आपका जो इंजीनियर है वो एग्जैक्ट किस वेंडर से कौन सा मटेरियल लगने वाला है, कितना लगने वाला है, प्लस कितना यूज़ हुआ, ये सारा डाटा रेडी करके आपको देगा। आपको सिर्फ जस्ट एक गो थ्रू करना है और आगे वर्किंग करानी है। इससे आपका प्रोजेक्ट टाइमली खत्म हो सकेगा। सेकेंड आता है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। क्लाइंट कई बार चीज़ें नहीं समझ पाता जो वेंडर ने करी है, तो उसको एक इंजीनियर है वही प्रॉपर वे में समझा पाएगा कि भैया ये जो किया है ये ठीक है, आपका इससे कोई इशू नहीं होगा और आपकी बिल्डिंग भी रिटेन करेगी 10-15 साल तक। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आता है वे ऑफ वर्किंग। दो वेंडर्स हैं, एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, एक थोड़ा सा एवरेज है, तो ये कई बार सेकंड वाले को दबाने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में भी जो बैलेंस आउट करना है वो भी कौन करके देगा? आपको एक थर्ड पार्टी इंजीनियर करके देगा। नंबर 4 आता है वे ऑफ टॉकिंग।
एज अ इंजीनियर या एज अ क्लाइंट आपको क्या चीज़ बोलनी है ताकि कोई नेगेटिव कमेंट हमको ना मिले, ये भी बैलेंस आउट करने का काम जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है। और एक अगर अच्छा इंजीनियर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे है तो ये सारी चीज़ें आपको वर्कआउट करके देगा और आपके प्रोजेक्ट को होल्ड करने पे मजबूर नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें और प्यार दें। कैसे दे सकते हैं? लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अगर आप रिनोवेशन करने वाले हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें और आगे बढ़ें, बिल्कुल आप अटकेंगे नहीं। और कुछ अगर दिमाग में है तो हमें कमेंट में बताइए।